हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो आज स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का पार्ट 2। और इसमें सारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हम ख़त्म कर लेंगे। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ 1.21, इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि ये डेटा दिया हुआ है आपको। देखो, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। मतलब जब डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते तो उस टाइम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते। तो उस टाइम का ये डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, देखो मास ऑफ डाई नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ मास ऑफ डाई ऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, तो देखो इसको देख के हमें कुछ लग रहा है। अगर हम इस तरफ देखेंगे तो आप देखो, नाइट्रोजन जो एक होता है ना, उसका मास होता है, एटॉमिक मास होता है 14 और N2 का मास होता है 28। तो मतलब ये सारा नाइट्रोजन है, इस तरफ नाइट्रोजन है। आप यहाँ से मान सकते हो देख के कि ये नाइट्रोजन का ही मास है। देखो 14 फिक्स मास है, 28 फिक्स मास है। तो आप ऐसा मान सकते हो इन दोनों में से या तो आप 28 मास फिक्स कर लो नाइट्रोजन का, या 14। इधर देखो, यहाँ 16 है, 32 है, 80 है। यहाँ तो डिफरेंट मासेस दिए हुए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा यहाँ ये है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द फॉलोइंग डेटा। मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है ये किस लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर आपने लॉज पढ़े होंगे तो आप देखो, एक का मास तो फिक्स है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, इफ वी फिक्स द मास ऑफ डाई नाइट्रोजन एज 28 ग्राम। ठीक है, आप इसमें से या तो 14 ग्राम फिक्स कर लो या 28 ग्राम फिक्स कर लो, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के ही मास हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका मास 28 ग्राम फिक्स कर लें तो ये किस रेशो में पाया जाता है। देखो, द मासेस ऑफ डाई ऑक्सीजन आर इन द रेशो। ठीक, क्या रेशो होगी, 16:32:32:80। तो इस रेशो को सिंपल करो तो कि 16 दूनी 32, 16 80। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1:2:2:5। ये जो रेशो आ गई है, आप खुद बताओ क्या ये सिंपल रेशो है। तो देखो, आपने एक लॉ पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक का मास फिक्स हो और दूसरे के मास आपस में सिंपल होल नंबर रेशो में आए तो उस लॉ को क्या बोलते हैं। तो वो लॉ था कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा है ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। क्योंकि अगर हम एक का मास फिक्स कर लें, दूसरे के मास सिंपल होल नंबर रेशो में आते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है ये 1.22, इसमें बोला हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है हमें, हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड कितनी दी हुई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स। ठीक, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ, 2 नैनोसेकंड दिया हुआ है। तो आप नैनो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, नैनो को बोलते हैं 10⁻⁻⁹। तो नैनो की जगह यहाँ 10⁻⁹ लगा दो, तो 2 × नैनो की जगह लगा दो 10⁻⁹ और सेकंड की जगह सेकंड लगा दो। ठीक, तो टाइम कितना हो गया, 2 × 10⁻⁹ सेकंड। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का। तो आप देखो, स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁹ सेकंड। तो आप मुझे बताओ, हमने नैनो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमारी जो स्पीड थी ना वो सेकंड में थी ना, तो इसलिए दोनों को सेकंड में करेंगे। तो आप देखो, 3 को 2 से मल्टीपल करो, क्या आएगा, 3 × 2 करोगे 6 आएगा। ठीक, और यहाँ ये सेकंड इनवर्स है, इससे ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। और 10⁸ है, यहाँ 10⁹ है, तो कैसा आएगा, 6 × 10⁸ बेसिस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 6 × 10⁻⁻1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
10⁻⁻1 को लिख सकते हैं 6/10⁻⁻1 को नीचे लेके जाओगे तो 10 आएगा नीचे। 10⁻⁻1 इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/10 होता है ना, तो बस लिख दिया 6/10। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 0.6 मीटर। एक जीरो है ना, तो इस तरफ एक पॉइंट लग जाएगा 0.6 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो आप देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, यहाँ पूछा है इन अ रिएक्शन, हमें रिएक्शन दी हुई है A+B2 और बन रहा है AB2। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीएजेंट। यहाँ इसमें हमें क्या करना है, लिमिटिंग रीएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है? लिमिटिंग रीएजेंट को। तो लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रीएजेंट वो वाला रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाए, हमने पढ़ा था। तो आप देखो यहाँ पार्ट्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ करना है आपको। जब 300 एटम्स ए के हैं और 200 मॉलिक्यूल्स बी के हैं उस टाइम करना है। इसी तरह जब 2 मोल ए के और 3 मोल बी के हैं उस टाइम करना है। इसी तरह 100 एटम्स ए के 100 मॉलिक्यूल्स बी के, इन सारी कंडीशंस में हमें लिमिटिंग रीएजेंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले आप ये रिएक्शन यहाँ लिख लो, A+B2 यहाँ से बन रहा है AB2। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, देखो है ही बैलेंस्ड। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं 1, ये देखो 1 एटम ए का रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी। ठीक, 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ। तो पहला जो इसमें ना पहला पार्ट ये दिया हुआ है 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। यहाँ लिख दो 300 एटम्स ऑफ ए और प्लस यहाँ कितने 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो, 1 एटम 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और 300 एटम्स कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, 300 मॉलिक्यूल के साथ। तो आप इसको ऐसे देखो, जब अगर 1 एटम 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल 1 एटम के साथ रिएक्ट करता है तभी ये बनता है। तो 200 मॉलिक्यूल कितने एटम के साथ रिएक्ट करेंगे, 200 मॉलिक्यूल्स 200 एटम के साथ ही रिएक्ट करेंगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो आप देखो जब ये 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी रिएक्ट कर जाएंगे यहाँ से और यहाँ से 200 एटम रिएक्ट कर जाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ही 200, तो 200 खत्म हो जाएंगे। इसमें से 200 जाएंगे और 100 बच जाएंगे, 100 बच जाएंगे, मतलब ये वाला जो है इसमें से 100 बच जाएंगे और ये 200 पूरा खत्म हो जाएगा। तो रिएक्शन में खत्म कौन हो गया, ये वाला। तो यहाँ आप लिख सकते हो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, जो जल्दी खत्म हो गया वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले पार्ट में हमारा बी जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, उसके बाद देखो दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट को हम डायरेक्ट यहां सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट यहां बोल रहा है 2 मोल ए के और 3 मोल बी के, 2 मोल किसके, ए के प्लस 3 मोल किसके, बी के। ठीक है, तो आप देखो यहां से हमारी जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन के हिसाब से एक मोल के साथ रिएक्ट करता है ना। देखो यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। अगर आपने स्टोइकियोमेट्री पढ़ी है तो वो यही चीज़ दिखाती है ना कि ये एटम और मॉलिक्यूल को भी शो करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स को भी शो करते हैं, वॉल्यूम को भी शो करते हैं, बहुत चीज़ों को शो करते हैं। तो आप देखो इस रिएक्शन में 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसके अगर 2 मोल से एक के, तो इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो ना, इसके अगर 2 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ से इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे, इसके भी 2 मोल के साथ ही रिएक्ट करेंगे, है ना। तो बच इसके जो मोल्स हैं ना वो बच जाएंगे, 1 मोल इसका बच जाएगा, इसके हैं ही 2 मोल, तो ये 2 मोल पूरे ही खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ क्या चीज़ है, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, 100 एटम्स ऑफ ए, 100 एटम्स ए के प्लस 100 मॉलिक्यूल्स बी के। तो आप यहां देखो 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल जुड़ के बनाता है,
ठीक। और 100 एटम और 100 मॉलिक्यूल जुड़ के बनाएंगे, मतलब इसके भी 100 पूरे खत्म हो जाएंगे, इसके भी 100 पूरे खत्म हो जाएंगे, फिर दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट कोई होगा ही नहीं। जब रिएक्शन होगी ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ लिखोगे नो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है ना जो, इसमें देखो क्या बोल रहा है, 5 मोल ए के 2.5 मोल बी के, 5 मोल किसके, ए के प्लस 2.5 मोल किसके, बी के। तो आप यहां देखो रिएक्शन को देखो, 1 मोल ए के साथ रिएक्ट करता है तो 2.5 मोल बी के, इसके भी 2.5 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो इसके 2.5 मोल हैं तो इसके भी ये 2.5 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि 1 के साथ करता है, 2.5 के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये वाला है ही 2.5, ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें से 2.5 मोल तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और 2.5 मोल यहाँ बच जाएंगे, 2.5 मोल बच जाएंगे। तो ये 2.5 मोल पूरे ही खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया आपको? फिफ्थ पार्ट देखो, वी वाला फिफ्थ पार्ट, यहां बोल रहा है 2.5 मोल किसके, ए के प्लस 5 मोल बी के, 5 मोल बी के। अब आप खुद बता दो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। आप रिएक्शन को देखो, 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो 2.5 मोल ए के 2.5 मोल बी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मतलब इसमें से 2.5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और 2.5 मोल बच जाएगा, और ये 2.5 मोल पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये है ही 2.5। तो इसका मतलब ये वाला जल्दी खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। जो जल्दी खत्म होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला जो क्वेश्चन है 1.24, इसमें बोल रहा है कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। मतलब डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं आपस में और अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्वेशन दी हुई है ये वाली, N2 + H2, यहाँ से बन रहा है 2NH3। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमें मास ऑफ अमोनिया निकालना है जब 2 × 10⁻³ ग्राम का मतलब हो गया 2000 ग्राम, यही मतलब है ना। 10⁻³ है, मतलब इस 2 को 3 0 से मल्टीपल कर दो तो ये आ गया 2000 ग्राम, और इस 1 × 10⁻³ ग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये वाला हमें मास निकालना है अमोनिया का जब 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा कितना, 1000 ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ। तो पहला ये निकालना है। दूसरा हमें निकालना है कि विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, क्या दोनों रिएक्टेंट में से कुछ अनरिएक्टेड रहेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा जो रिएक्ट करे ही ना। ठीक, और तीसरा पॉइंट है इफ यस, अगर है तो कौन सा है और उसका मास कितना है, ये सारा कुछ निकालना है हमें। तो आप देखो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन दी हुई है हमें N2 + H2, यहाँ से बन रहा है हमारा 2NH3। तो आप पहले चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, चेक करो। देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 × 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 लगा दो तो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो अब आप देखो यहाँ इसका कितना है, यहाँ इसका 1 मोल है और यहाँ इसका कितना 3 मोल है, और यहाँ इसका कितना बन रहा है 2 मोल बन रहा है। ठीक, और 1 मोल इसका नाइट्रोजन है ना N2, तो इसका 1 मोल कितना आएगा, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 का कितना आएगा 28 ग्राम, और इसका कितना आएगा 6 ग्राम। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा देखो 14 इसका +3, 14, 15, 16, 17, और 17 × 2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं। 14 + 3 हाइड्रोजन का 3, 17 × 2 34 ग्राम, इसका आएगा 2 मोल का मास आएगा 34 ग्राम। ठीक, तो ये आएगा एक्चुअल में। तो देखो पहले हमें क्या पूछा हुआ है कि मास ऑफ अमोनिया निकालो जब 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1000 ग्राम डाई हाइड्रोजन से। तो अब देखो हम ये देख लेते हैं कि 2000 ग्राम डाई नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक, और 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 6 / 28 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, और हमें कितना बोला हुआ है 2000 ग्राम,
तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे लिख सकते हो 6/28 मल्टीपल बाई 2000 कर दो इसको। देखो ना 1 के लिए ये है तो 2000 के लिए इस पूरे को इससे मल्टीपल कर दो, तो इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये आएगा 428.6 ग्राम। मतलब देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ देखते हैं 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, कितना आया था 428.6 ग्राम, 428.6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो आप देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितना बोला हुआ है, यहाँ हमें बोला हुआ है 1000 ग्राम है, लेकिन जो यहाँ 2000 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है ये सिर्फ 428.6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब उसके बाद जब 428.6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएगा उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कौन सा पार्ट, नाइट्रोजन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। और जो खत्म हो जाएगा वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मतलब इस रिएक्शन में क्या चीज़ है, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया। और हाइड्रोजन क्या चीज़ है, हाइड्रोजन एक्सेस है, मतलब हाइड्रोजन बच गया। कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, सिर्फ 428.6 ग्राम रिएक्ट करेगा। और दिया हुआ कितना है 1000 ग्राम, है ना। 1000 ग्राम से 428.6 ग्राम रिएक्ट करेगा और बचेगा कितना, कुछ बच जाएगा। तो नाइट्रोजन पूरा खत्म हो जाएगा। और जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है, देखो जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। क्योंकि आप ये सोचो अगर ये वाला ही खत्म हो जाए तो ये तो फिर नहीं बनेगा ना प्रोडक्ट, ये दोनों मिलके ये बनाते हैं ना। अगर एक भी यहाँ से खत्म हो गया ये नहीं बनेगा। तो मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो इसका मतलब हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे अमोनिया कितना बनेगा, ठीक। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। तो देखो 28 ग्राम, देखो यहाँ 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बन रहा था, 34 ग्राम। 28 ग्राम N2 से कितना अमोनिया बन रहा था, 34 ग्राम, ठीक। और 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, 34/28 ग्राम, ठीक। यहाँ लिख दो NH3, इतना NH3 बनेगा। और हमारे पास यहाँ कितना है 2000 ग्राम, 2000 ग्राम नाइट्रोजन है ना। तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, 34/28 मल्टीपल बाई 2000। तो इतना अमोनिया यहाँ से बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 24228.57 ग्राम। तो मतलब जब 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन कर जाएगा उसके बाद नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, उस टाइम अमोनिया कितना बनेगा 2428.57 ग्राम, ठीक। हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो चेक करते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट है वो रिएजेंट जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर अमोनिया बनेगा ही नहीं, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। आई समझ आपको। तो देखो पहले पार्ट में क्या पूछा था, यही पूछा था ना कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा जब 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 1000 ग्राम के साथ। तो हमने चेक किया कि 1000 ग्राम के साथ तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता, सिर्फ 428.6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा 2000 ग्राम, है ना। तो इसलिए हमारा ये वाला पार्ट जो है ना इसका आंसर आ गया, कितना बनेगा 2428.57 ग्राम, इतना अमोनिया बनेगा। दूसरा देखो ये दूसरा पार्ट क्या है, विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। क्या ये जो दोनों रिएक्टेंट्स थे ये वाला दोनों, इनमें से कुछ अनरिएक्टेड है, ऐसा कुछ है जिसने रिएक्शन ना की हो। तो आप खुद देखो नाइट्रोजन पूरा खत्म हो गया है ना, और कोई ऐसा है जो बच गया हो जिसने रिएक्शन ना की हो, तो वो तो हाइड्रोजन है। अनरिएक्टेड वो तो हाइड्रोजन है। कितना बचा था देखो 428 दिया कितना था 1000 ग्राम और यूज कितना हुआ 428.6 ग्राम, बाकी बच गया ना। तो थर्ड पॉइंट देखो इस पार्ट का आंसर क्या होगा, कौन सा बच गया H2। थर्ड पॉइंट देखो इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। अगर जो बच गया वो है तो वो कौन सा होगा और उसका मास क्या होगा। वो तो हाइड्रोजन है, हमने लिख दिया हाइड्रोजन है। और वो कितना बचा देखो टोटल कितना था 1000 ग्राम और यूज कितना हो गया 428.6 ग्राम। और इसको माइनस कर दो कितना बचेगा 571.4 ग्राम। इतना हाइड्रोजन जो है वो बच गया, ठीक। और रिएक्शन कितने के साथ हुई 428.6 ग्राम के साथ। चलो ये क्वेश्चन इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 और 0.5 m Na2CO3 में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है आप देखो, ये 0.50 मोल्स हैं, 0.50 मोल्स हैं ये किसके, मोल्स हैं Na2CO3 के।
और वो 0.5 m में, उसका मतलब क्या होता है, 0.5 m का मतलब पता है ना आपको, m होता है मोलैरिटी का यूनिट। तो इसका मतलब हो गया 0.5 m का मतलब है Na2CO3 की मोलैरिटी दी हुई है ना। तो मोलैरिटी का इसका मतलब हो गया कि 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होती है ना मोलैरिटी। इसका मतलब ये हो गया, ये तो सीधा सीधा 0.50 मोल्स दिए हुए हैं, ये तो इसकी मोलैरिटी है। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है 0.5 मोल्स पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही इन दोनों में डिफरेंस है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है अगर 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही हैं 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, तो कितनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगी। तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, देखो डाई हाइड्रोजन गैस है तो H2 लिख लो, प्लस डाई ऑक्सीजन गैस है तो O2 लिख दो, यहाँ से बन रहा है H2O वाटर, और ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये वाटर वेपर है, ये भी गैस है। ठीक, इस रिएक्शन को आप पहले बैलेंस करो। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 लगा दो, ये भी बैलेंस हो गया। तो अब आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ देखो ये 2 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 वॉल्यूम, इसका कितना 1 है तो 1 वॉल्यूम, और यहाँ कितनी बन रही है 2 वॉल्यूम बन रही है। ठीक, मतलब जब 2 वॉल्यूम एक वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रही है तो 2 वॉल्यूम H2O बन रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखो रिएक्शन को, H2 यहाँ लिख दो प्लस O2 यहाँ लिख दो, यहाँ H2O लिख दो। अब आप देखो यहाँ बोल रहा है जब 10 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन होगा, 10 वॉल्यूम इसकी होगी 10 वॉल्यूम, और 5 वॉल्यूम किसका होगा डाई ऑक्सीजन का, 5 वॉल्यूम इसकी होगी, तो कितना ये बनेगा, ये वाटर वेपर बनेगा। तो 10 वॉल्यूम है ना, देखो इस 2 को हमने वॉल्यूम लिखा था, अब इस 10 को उठा के इस 2 की जगह लिख दो, 10 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, तो अब उसको बना लो कितने बने। देखो यहाँ देखो 5 to the 10 ऑक्सीजन है, और यहाँ 10 to the 20 हाइड्रोजन है, तो वहाँ किसी तरह कर दो आप 20 हाइड्रोजन, 10 दूने 20 हाइड्रोजन है, तो यहाँ अगर मैं 10 लगा दूँ तो देखो 10 दूने 20 हाइड्रोजन हो गए और 10 ऑक्सीजन हो गए, देखो 10 दूने 20 हाइड्रोजन और 5 to the 10 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ 10 वॉल्यूम H2O बनेगा, 10 वॉल्यूम बनेगा। इसका आंसर यही है, 10 वॉल्यूम वाटर वेपर बनेगा। मतलब जब आप 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन लोगे तो 10 वॉल्यूम वाटर वेपर बनेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो अगर यहाँ कितना है, यहाँ अगर 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, तो इसका आंसर यही होगा 10 वॉल्यूम वाटर वेपर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देखो ये मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ एक्चुअल में आप पहले इन सब के मोलर मास लिख लो। यहाँ देखो गोल्ड का होता है 197 ग्राम, ठीक, सोडियम का होता है 23 ग्राम, लिथियम का होता है 7 ग्राम, और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। ये होते हैं इनके मोलर मासेस। ठीक है, तो आप देखो हमें क्या निकालना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये हमें जो दिए हुए हैं इनमें से किस में सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं पहले। देखो फर्स्ट यहाँ बोल रहा है 1 ग्राम AU, AU क्या होता है गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड में कितने एटम्स होंगे। तो आप देखो अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो 197 ग्राम AU में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स 197 ग्राम गोल्ड 1 मोल के बराबर होता है ना, तो 1 मोल कितने के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इसमें। ठीक, 197 ग्राम ऑफ AU में इतने एटम्स होंगे, और 1 ग्राम AU में कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 197, इतने एटम्स होंगे। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे हम, पहले सबको लिख लेते हैं। उसके बाद देखो दूसरा 1 ग्राम Na सोडियम, तो आपको पता है 23 ग्राम Na में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और 1 ग्राम Na में एटम्स कितने होंगे, वही सेम 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई कितना 23। तो यहाँ हम इतने एटम्स होंगे, इसको हम लिख लेते हैं पहले, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो थर्ड वाला है 1 ग्राम लिथियम में कितने एटम्स होंगे, तो आपको पता है 7 ग्राम लिथियम में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई ये 7, इतने एटम्स होंगे। ठीक, अच्छा लास्ट बच गया हमारा कौन सा है 1 ग्राम Cl2 में। तो अभी आप देखो
Cl2 का, एक Cl का मास होता है 35.5 और 2 Cl है ना, यहाँ Cl2 है, इसका मोलर मास कितना होगा 35.5 दोनों को प्लस कर लो, 5 5 10 0 1 5 5 10 और 1 11 3 3 4 1 3 3 6 और 1 7 71, ठीक है 71। तो यहाँ देखो, यहाँ बोला हुआ है 1 ग्राम ऑफ Cl2 में, तो आपको पता है 71 ग्राम Cl2 एक्चुअल में एक मालिक्यूल है, तो एक मालिक्यूल में यहाँ 2 एटम्स हैं, तो 71 ग्राम Cl2 में 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे ऑफ Cl2, क्योंकि Cl2 एक मालिक्यूल है ना। तो 1 ग्राम Cl2 में कितने होंगे मालिक्यूल्स, इसको मैं यहाँ से उड़ा के यहाँ लिख देता हूँ। 1 ग्राम Cl2 में कितने मालिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 71, इतने मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और आपको पता है एक मालिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2, और इतने मालिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 71 इंटू इसको 2 से मल्टीपल करोगे तो इतने एटम्स आ जाएंगे, ठीक। और यहाँ से जो आएगा उसको हम यहाँ देखते हैं। तो अभी हम इन सबको सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं। ये आ जाएगा। तो आप देखो इन सब में किस केस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। 1 ग्राम गोल्ड में देखो 3.06 हैं, इसमें 26 हैं, इसमें 86 हैं और इसमें 16.96 हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस केस में, लिथियम के केस में। तो यही इसका आंसर है। यही पूछा ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो लिथियम है ना जो, इसी में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। और कितने एटम्स है, 86 इंटू 10⁻21, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें निकालनी है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब हमें निकालनी है यहाँ क्या, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है आपको पता है, ये होता है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी। हमें ये निकालनी है। और दोबारा पढ़ते हैं एक बार। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मतलब सॉल्यूशन किसका है, इथेनॉल पानी में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040, वहाँ इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन दी हुई है हमें 0.040। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को पहले हम लिख लेते हैं, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, इथेनॉल। और दूसरा इसमें क्या चीज़ है, वाटर है, वाटर है। इथेनॉल होता है हमारा C2H5OH और वाटर होता है हमारा क्या, H2O, ठीक। तो हमें बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हमें दिया हुआ है 0.040, हमें निकालनी है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल देखो, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं इससे, काई से, तो काई C2H5OH, इसका फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू नंबर, n को हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाई n C2H5OH प्लस NH2O, ये होता है। देखो मोल फ्रैक्शन यही होता है ना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होते हैं ना। तो उसके मोल्स यहाँ लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो गया इथेनॉल प्लस वाटर, दोनों के मोल्स यहाँ लिखेंगे। तो अभी आप देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH है ना, ये हमें दिया हुआ है 0.040, तो यहाँ लिख सकते हो 0.040 इज इक्वल टू NC2H5OH डिवाइडेड बाई NC2H5OH प्लस NH2O। तो अब आप देखो हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालनी है मोलैरिटी, और मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है। तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे इसके, देखो ये चाहिए हमें, ये चीज़ चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो दूसरी चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है डेंसिटी 1 एज्यूम करनी है वाटर की, तो आप यहाँ देख सकते हो वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी 1, और इसकी डेंसिटी एक्चुअल में होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ml। तो अगर मैं इस ml को लीटर में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकते हैं, पता है आपको, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई ml है ना, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लिखते हैं, तो ऐसे लीटर लगा देते हैं, ठीक। अब इस 10⁻³ को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, 10⁻³ ग्राम पर लीटर नीचे आ जाएगा,
ठीक है, तो 10⁻³ कितना होता है एक्चुअल में, 1000 ग्राम होता है डिवाइडेड बाई लीटर। समझ में आता है ना आपको। तो अब आप देखो यहाँ से ये एक्चुअल में क्या है, डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी दी है ना, तो डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मास आ गया यहाँ से हमारे पास, देखो मास कौन सा है, ये वाला वाटर का मास आ गया 100 ग्राम, तो यहाँ लिख सकते हो आप मास आ गया हमारे पास 1000 ग्राम। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं वाटर के, तो मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 1000 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O, देखो 16, देखो 16 + 2 18, तो यहाँ आएगा 18, तो यहाँ से आएंगे मोल्स 55.5 मोल्स, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स वाटर के 5.55। तो अब आप देखो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई, तो उस नंबर ऑफ, वो जो नंबर ऑफ मोल्स वहाँ निकाले उनको यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आएगा 0.040 इज इक्वल टू NC2H5OH, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाई NC2H5OH प्लस वाटर के मोल्स यहाँ से निकल गए कितने 55.55। तो अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसको इन दोनों के साथ मल्टीपल करो, कैसे करोगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करो तो 0.040 इंटू NC2H5OH, ठीक, प्लस ये 0.040 मल्टीपल बाई 55.55, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीपल कर दिया, अब इसको इससे मल्टीपल कर सकते हैं, तो इधर ही लिख दो इसको NC2H5OH। देखो उस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, बात एक ही है ना। तो यहाँ से आ गया हमारा NC2H5OH, किसके बराबर आ गया, इसको इसके साथ मल्टीपल करके ऐसे लिख सकते हैं 0.040 NC2H5OH, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको मल्टीपल करोगे तो आएगा यहाँ से ये आएगा, इसको मल्टीपल करके ये आएगा। तो अब आप देखो इसको इससे माइनस कर दो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ऐसे लिख सकते हैं NC2H5OH माइनस ये वाला 0.040 NC2H5OH, ठीक है, और इज इक्वल टू 2.222। तो अभी देखो यहाँ क्या चीज़ है एक्चुअल में, ये n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में यहाँ एक मालिक्यूल है और ये 0.040 मालिक्यूल है, तो मतलब यहाँ एक है ना एक्चुअल में, तो एक में से 0.040 माइनस कर दो, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिखो यहाँ 1 माइनस 0.040, ये माइनस कर दो एक में से तो आएगा 0.96, ये आएगा। तो इन दोनों को माइनस करके ये आएगा हमारे पास 0.96, और ये वाला n वाला है ना, ये भी n है ये भी n है, तो इन दोनों में से कोई एक लिख दो NC2H5OH, ये आएगा इज इक्वल टू उधर कितना है 2.222। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, तो आप देखो यहाँ देखो 0.96 इंटू NC2H5OH है, तो आप NC2H5OH निकाल सकते हो, NC2H5OH यहाँ से निकाल सकते हो, इज इक्वल टू कितना आएगा 2.222 डिवाइडेड बाई ये 0.96 ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा निकाल के 2.314, और ये n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है ना, तो यहाँ आएंगे मोल्स। ठीक, समझ में आया आपको इतना। तो देखो हमारे पास यहाँ ये क्या चीज़ थी, इथेनॉल था ना, इथेनॉल की मोल्स निकल के आ गए, तो अब हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो आप मोलैरिटी में तरफ मोल्स पुट कर दो, कितना आएगा 2.314। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं यहाँ से, ठीक है, मोल्स ये वाले आ गए, तो इसको यहाँ पुट करो 2.314 मोल वन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लीटर है तो लीटर रख दो उसको। अभी हमने देखा था ना 1 लीटर में निकाला था ना ये सब कुछ, तो 1 लीटर आ गई, तो 2.314 कैपिटल M आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी मोलैरिटी, और यही आ जाएगा इसका आंसर। देखो यही पूछा था क्वेश्चन में, मोलैरिटी निकालनी थी, ठीक है, और क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दी थी इथेनॉल की, ठीक है, और साथ में हिंट दिया था डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमें निकालनी थी मोलैरिटी, तो हमने निकाल दी यहाँ से मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए सल्यूट के, और सल्यूट क्या था इथेनॉल था, तो उसको पुट कर दिया मोलैरिटी के फार्मूले में। ये पूरा प्रोसेस करके निकाला, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 C12 एटम इन ग्राम
एक C12 एटम का मास निकालना है ग्राम में, तो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 C12 एटम्स होंगे जो, उसका मास कितना होता है 12 ग्राम, पता है ना। ठीक है, 1 मोल है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 1 मोल कार्बन एटम्स का मास होता है 12 ग्राम, है ना। तो 1 एटम का मास निकालना है आपको, तो 1 एटम का मास कितना होगा, 1 एटम का मास होगा 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। बस इसको मल्टीपल कर दो। ठीक, तो देखो यहाँ अगर मैं इस 0.022 को छोड़ दूँ तो 6 1 द 6 6 2 द 12, ये 2 आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ इसके यहाँ 6 के बाद 0.022 है ना, तो उस ये वाली रकम थोड़ी सी बड़ी है, तो इस बड़ी होने की वजह से ये ओवरऑल रकम थोड़ी सी छोटी आएगी 2 से, तो मतलब 1.99 आएगा, ऐसा कुछ आएगा 1.993 इसको मल्टीपल करके। और ये जो 10⁻23 नीचे ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻23 ग्राम, ये आ जाएगा 1 एटम का मास, और यही आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ बोल रहा है कि ये जो फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है इसको यूज़ करो और मोलर मास निकालो, किसका, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनो आइसोटोप्स का। मतलब आपको यहाँ से एक्चुअल में इस सब डेटे से एवरेज मास निकालना है आपको। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो आप कर सकते हो। इस केस में एवरेज कैसे निकालते हैं पता है आपको। ठीक, तो देखो यहाँ मोलर मास ये वाला दिया हुआ है और इसकी परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज अबेंडेंस दी हुई है 0.337%। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इससे मल्टीपल करना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना है, यहाँ ये 0.337% है ना, तो लिख दो 0.337% है, तो परसेंट की जगह डिवाइड कर दो 100 से और मल्टीपल कर दो उसको इससे, कितना आएगा 35.96755, ये आ गया। प्लस सेम इसमें करना है 0.063% है ना, तो डिवाइड बाई 100 मल्टीपल बाई ये वाला 37.96272। ठीक, और प्लस ये वाला है 99.60%, परसेंट है तो परसेंट की जगह क्या करना है 100 कर देना है और मल्टीपल किससे कर देना है 39.9624, 39.9624। बस इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा। यहाँ से आएगा 0.121 प्लस यहाँ से आएगा 0.024 प्लस उधर से आएगा, यहाँ से आएगा 39.802 और इसको सॉल्व करो। इसको जब आप प्लस करोगे 39.947 ग्राम पर मोल। बस यही निकालना था आपको, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। यही हो गया ना मोलर मास, मोलर मास यही होता है ग्राम पर मोल में, तो ये तो पहले से ही ग्राम पर मोल में दिया हुआ है, बस इसकी एवरेज निकाल देनी है, तो बस निकाल के ये आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने, पहला 52 मोल्स ऑफ आर्गोन में, दूसरा 52 यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, या जिसको हम बोलते हैं AMU, वही चीज़ है ये। तो इसमें कैलकुलेट करने और उसके बाद 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कैलकुलेट करने। तो पहला देखो 52 मोल्स ऑफ आर्गोन में, 52 मोल्स ऑफ आर्गोन में कितने एटम्स होंगे। आपको पता है 1 मोल ऑफ आर्गोन में कितने एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 52 मोल्स में कितने होंगे, सीधा इसको 52 से मल्टीपल कर दो, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बस इसको मल्टीपल कर दो, जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक, इतने एटम्स होंगे 131 इंटू 10⁻25 एटम्स, ये आता है मल्टीपल करके। ठीक, दूसरा देखो 52 U ऑफ He, 52 U ऑफ He, हीलियम 52 AMU हीलियम में कितने एटम्स होंगे। आपको पता है U जो होता है ना, ये एक एटम के लिए मास यूज होता है, तो आपको क्या पता है, देखो 4 यूनिट ऑफ हीलियम कितने एटम का मास होता है, 1 एटम का मास होता है। 4 U ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम होता है, 1 एटम ऑफ हीलियम, मतलब एक हीलियम के एटम का मास कितना होता है 4 AMU या फिर 4 U। तो आप यहाँ देखो 1 U ऑफ हीलियम कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, समझ में आया आपको। 1 U का निकाल देना आपको, पहले 4 U का मास, 4 U में देखो
4u में कितने एटम होते हैं, 1 एटम होता है, और 1u में कितना हो गया, 1/4 एटम होगा, और हमें कितना बोला हुआ है 52u, तो 52u में कितने एटम्स होंगे, He इज इक्वल टू क्या करोगे 1/4 इंटू ये कर दोगे 52, ठीक, इतने एटम्स होंगे। तो कितना होता है, इसको करो, 4 × 4 4 × 4 13 चौके 52, 13 × 4 करोगे तो यहाँ आ जाएंगे 13 एटम्स, ठीक है। 52 यूनिट ऑफ हीलियम में कितने आ जाएंगे, 13 एटम्स ऑफ हीलियम। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला 52 ग्राम ऑफ He, 52 ग्राम ऑफ He। तो आपको ये पता है 4 ग्राम ऑफ He में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक। और 1 ग्राम ऑफ He में कितने होंगे एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23/4 एटम्स होंगे। और यहाँ कितना बोला हुआ है 52 ग्राम में, तो 52 ग्राम ऑफ He में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 52। तो यहाँ से 13 पे उड़ गया ये, तो 13 इंटू 6 करोगे तो यहाँ से आएगा 7.829 इंटू 10⁻24 एटम्स, इतने एटम्स आ जाएंगे। तो यही था ये क्वेश्चन, यही थे इसके आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मतलब एक वेल्डिंग वाली गैस है, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक। और बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, मतलब जब उसका एक स्मॉल सैंपल जलाते हैं तो कितनी, देखो बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम वाटर, मतलब जब उसका एक सैंपल जलाते हैं तो वहाँ से 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और 0.690 ग्राम वाटर मिलता है, एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस वे 11.6 ग्राम, ये बोल रहा है कि 10 लीटर उस गैस की वॉल्यूम STP पे मेजर की है और वो कितनी है, 11.6 ग्राम है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ गैस और मॉलिक्यूलर फार्मूला, 3 कैलकुलेट करने हैं। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ से ये देखो कि वेल्डिंग गैस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हमें दूसरी चीज़ यहाँ दी हुई है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम दिया हुआ है और वाटर इतने ग्राम दिया हुआ है, तो हम इन दोनों में से कार्बन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, 3.38 ग्राम CO2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होता है, यहां से हम कार्बन निकालेंगे। देखो इसका मोलर मास कितना होता है 12 और 16 ने 32, 32 प्लस 12 करोगे 44 ग्राम आएगा, तो 44 ग्राम होता है 1 मोल। हमें पता है 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होता है 12 ग्राम, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है 3.38 ग्राम में कितना कार्बन होगा, तो इसमें 12 ग्राम कार्बन होता है, तो यहाँ से लिख सकते हो 1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होता है 12 डिवाइडेड बाई ये वाला 44 ग्राम कार्बन। और हमें कितना दिया हुआ है 3.38 ग्राम, 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीपल बाई 3.38 ग्राम, इतना कार्बन यहाँ होगा, इतना कार्बन होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.9218 ग्राम कार्बन। देखो यहाँ से हमने कार्बन निकाल लिया, ठीक, आई समझ आपको। अब आप देखो दूसरा हमें बोला हुआ है 0.690 ग्राम वाटर, 0.690 ग्राम क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, ठीक। तो हमें पता है 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम होता है इसका मोलर मास, इसमें कितना हाइड्रोजन होता है, तो 18 ग्राम में होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम H2O में होगा 2/18 ग्राम, यहाँ हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन इतना होगा। और हमें बोला हुआ है 0.690, तो आप यहाँ लिख सकते हो 0.690 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन होगा 2/18 मल्टीपल बाई 0.690। देखो 1 के लिए अगर इतना है तो 0.69 के लिए कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक, इतने ग्राम क्या होगा हाइड्रोजन होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 0.0767
ग्राम हाइड्रोजन। मतलब हमारे पास कार्बन भी आ गया, हमारे पास हाइड्रोजन भी आ गया। तो यहाँ बोला हुआ है ना उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक। तो ये देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों में सिर्फ। तो अभी देखो हमने पढ़ा था केमिकल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास होनी चाहिए परसेंटेज, तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखो ये जो हमारी वेल्डिंग गैस है ना, यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उस पूरे को ओवरऑल करके मिक्स कर सकते हो आप। टोटल मास कितना आ जाएगा ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का मास हमारे पास आ गया, और टोटल कितना आएगा उन दोनों को प्लस कर दो। देखो कार्बन का कितना था 0.9218 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन का कितना आया 0.0767 ग्राम, ये आ गया हमारा टोटल। इसको प्लस करोगे तो आएगा 0.9984 ग्राम, इतना आएगा टोटल, ठीक है। टोटल मास इतना आ गया। तो अब आप देखो यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, ठीक। कार्बन कितना है यहाँ, कितना आया था, ये आया था ना 0.9218 डिवाइडेड बाई, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, कार्बन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना आया अभी 0.9984 और मल्टीपल बाई 100, यहाँ से आएगी परसेंटेज कार्बन की। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, यहाँ से कितना आया था हाइड्रोजन 0.0767 डिवाइडेड बाई टोटल कितना आया था 0.9984 इंटू 100, ठीक। यहाँ से आएगी इसकी परसेंटेज। तो कार्बन की आती है 92.32% और इस हाइड्रोजन की आती है हमारे पास 7.68%, ठीक। तो अब आप देखो हमारे पास परसेंटेज आ गई दोनों की। अभी तो हमारे लिए एम्पिरिकल फार्मूला निकालना बहुत आसान है, तो चलो इसको साफ करते हैं, देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा। यहाँ देखो कार्बन की परसेंटेज कितनी है 92.32% और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 7.68%। तो इस परसेंटेज को मोल्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो कैसे करोगे, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, कितने ग्राम आएगा 92.32 ग्राम, ये कितने ग्राम आएगा 7.68 ग्राम। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ ना ऐसे ग्राम में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास है 92.32 ग्राम डिवाइडेड बाई, यही होता है ना मास अपॉन मोलर मास होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ कार्बन है तो इसका मास ये वाला दिया हुआ है, और कार्बन का मास कितना होता है 12, यहाँ से इसके मोल आएंगे और यहाँ से 7.68 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, इसका एटॉमिक मास लिखो हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ से मोल्स आएंगे हमारे, यहाँ से तो आएंगे 7.68 मोल्स, ठीक। और यहाँ से कितने आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे हमारे 7.69 मोल्स, ठीक। और आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको सिंपल करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से जो छोटी वाली रकम होती है ना उसको दोनों से डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे करोगे, देखो कार्बन के केस में कितना आया 7.69, दोनों से छोटी कौन सी है ये वाली, तो ये कितना आएगा 7.68। इसी तरह हाइड्रोजन के केस में कितना आया 7.68 और इसको भी इसी से मल्टीपल कर दोगे 7.68 आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 69 है, एक का फर्क है, बहुत कम फर्क है। ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो कार्बन कितना आया, हाइड्रोजन कितना आएगा, कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन 1 आया, तो कितना आया CH, ये बन गया, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे, तो CH आएगा, ये बन गया हमारा क्या एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया हमारा CH। एक पार्ट तो हो गया इसका, एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाल दिया CH। तो अभी देखो हमें निकालना है मोलर मास। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करोगे, देखो हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, कितनी दी हुई है 11.6। तो मोलर मास होता क्या है, यहाँ करते हैं इसको। आपको पता है मोलर मास वॉल्यूम के केस में, गैसेस के केस में मोलर मास कैसे निकालते हैं, 22.4 लीटर वॉल्यूम का जो मास होता है ना वही मोलर मास होता है, क्योंकि 1 मोल होता है ना, 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल होता है, और 1 मोल किसी चीज़ का, 1 मोल का जो मास होता है वही होता है मोलर मास। और 1 मोल कितनी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो देखो ये जो हमें दिया हुआ है ना वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, इसमें से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो 10 लीटर कितनी वे कर रही है 11.6 ग्राम, 6 ग्राम, और 1 लीटर कितनी वे करेगी 11.6 डिवाइडेड बाई 10, और हमें कितनी का निकालना है 22.4 लीटर, उसी से तो मोलर मास निकलेगा 22.4 लीटर। तो ये कितनी वे करेगी इज इक्वल टू 11.6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीपल बाई 22.4। तो यहाँ से अगर आप मल्टीपल करोगे तो जो आएगा
वो आएगा हमारा मोलर मास, यहाँ से आता है 25.98 ग्राम, ठीक है। क्योंकि यहाँ 22.4 लीटर लिया ना, तो ये 1 मोल होता है, तो ग्राम पर मोल लिखोगे तो आ जाएगा मोलर मास। ये इसको आप 26 ग्राम कर सकते हो सीधा, 25.98 है ना, तो इसको 26 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो। तो मोलर मास कितना आ गया, 26 ग्राम पर मोल, ठीक। 2 पार्ट निकल गए। अभी निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो इसको साफ करते हैं। आपको पता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, वो कैसे निकलता है? ऐसा होता है, एक सिस्टम होता है, देखो, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, इंपिरिकल फार्मूला मास, ये हम करते हैं। इसके करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं n। वो जो n होता है उसको हम इंपिरिकल फार्मूला से मल्टीपल कर देते हैं। इंपिरिकल फार्मूला क्या था, CH। जो n आएगा ना उसको इससे मल्टीपल कर देंगे, जो आएगा वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो इंपिरिकल फार्मूला मास निकालो यहाँ से, 12 इसका प्लस ये हाइड्रोजन 1, कितना आएगा 13, यहाँ से 13 आएगा इंपिरिकल फार्मूला मास। और मोलर मास कितना आया अभी 26 डिवाइडेड बाई इंपिरिकल फार्मूला मास कितना आया 13, तो यहाँ से 2 पे उड़ेगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 2। ये जो 2 आया ना, इस 2 को आप इस CH से मल्टीपल कर दो, तो देखो CH है, इसको 2 से मल्टीपल करो, क्या आएगा C2H2। तो यही आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये गैस कौन सी है, C2H2 कौन सी गैस होती है, बता दो आप। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम करेंगे इसको आसान तरीके से। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना है इसको। चलो देखो, बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये वाली, कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CaCl2 बन रहा है प्लस CO2 प्लस H2O बन रहा है, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास होगा जो 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। तो पहले आप उस रिएक्शन को यहाँ लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, यहाँ से क्या बन रहा है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन रहा है, ठीक। इन सब का मोलर मास लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो आप देखो इसका मोलर मास होता है 1 मोल का 100 ग्राम, इसका 1 मोल का होता है 36.5 और 2 मोल्स का होता है 73, यही होता है ना। 36.5 एक का हो गया, कैसे हो गया, 35.5 इसका होता है और 1 इसका होता है, 36.5 हो गया। और 2 का कितना हो जाएगा 36.5, 0 1 से 12 13 3 1 और 7, ये आ जाएगा 73 ग्राम, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें ये जो दिया हुआ है कि कितना मास CaCO3 का रिएक्ट करेगा 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl के साथ। तो हम एक काम करते हैं, ये जो डेटा दिया हुआ है ना 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलर HCl, इसमें से पहले निकाल देते हैं कि कितना मास आएगा इस पूरे में से HCl का, ठीक है। तो चलो 0.75 मोलर HCl का क्या मतलब होता है, 0.75 मोलर HCl का मतलब होता है 0.75 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही मतलब होता है इसका। तो यहां से देखो मोल्स आ गए हमारे पास, मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए हमारे पास 0.75, ठीक है, ये आ गए ना मोल्स 0.75। तो अभी आप देखो अगर मोल्स आ गए तो हम यहां से मास निकाल सकते हैं। तो मास देखो कितना आएगा, मास निकाल सकते हैं ना हम, कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये होता है। मोल्स आगे कितने 0.75 इज इक्वल टू मास निकालना है अपॉन मोलर मास किसका HCl का, कितना होता है 36.5। तो यहाँ से मास कितना आएगा, मास इज इक्वल टू 0.75 इंटू 36.5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करोगे तो मास आएगा यहाँ से 27.375 ग्राम, ये आ जाएगा मास। तो ये मास आ गया यहाँ से 0.75 मोल्स का। तो आप देखो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 27.375 ग्राम HCl कितनी वॉल्यूम के अंदर है, 1 लीटर के अंदर। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं,
1 लीटर के अंदर 27.375 ग्राम HCl है, और 1 लीटर को क्या बोलते हैं 1000 ml, या बोल सकते हैं हम 1000 ml के अंदर 27.375 HCl है, और 1 ml के अंदर कितना होगा, 1 ml के अंदर कितना होगा 27.375 डिवाइडेड बाई ये 1000, ठीक। और हमें कितना दिया हुआ है 25 ml, तो 25 ml के अंदर कितना होगा इज इक्वल टू 27.375 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीपल बाई 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 ml के अंदर कितना मास है, तो यहाँ से सॉल्व करके आता है 0.6844 ग्राम। मतलब ये जो डेटा दिया था यहाँ से हमें ये पता चल गया कि HCl का मास, इतने HCl का मास कितना आया 0.6844 ग्राम। तो अभी आप देखो, इसको मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आ गया अभी 0.6844 ग्राम। अभी हमें ये निकालना है कि इतने ग्राम HCl के साथ कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा, ठीक। तो हम यहाँ से देखो, यहाँ से हम इस डेटा से हम ये बोल सकते हैं कि 73 ग्राम HCl के साथ कितना रिएक्ट करेगा 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट करेगा, ठीक। 1 ग्राम HCl के साथ कितना रिएक्ट करेगा 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 73, इतना करेगा CaCO3, ठीक। और हमें कितना चाहिए 0.6844 ग्राम, 0.6844 ग्राम ऑफ HCl के साथ कितना रिएक्ट करेगा 100 डिवाइडेड बाई 73 मल्टीपल बाई 0.6844 CaCO3, इतने ग्राम CaCO3 रिएक्ट करेगा। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 0.9375 ग्राम क्या CaCO3। तो देखो क्वेश्चन में यही बोला था कि कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा इतने HCl के साथ, और इतने HCl का मास हमने निकाल लिया, कितना आया इतना, तो हमने निकाल लिया कि 73 ग्राम के साथ इतना कर रहा है, तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा, तो इतने के साथ कितना करेगा, इतने के साथ 0.9375 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह है लास्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ बोल रहा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाई ट्रीटिंग MnO2, ये होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड विद अक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी हुई है, उस रिएक्शन को पहले उठा के यहाँ लिख दो, 4HCl प्लस MnO2, यहाँ से बन रहा है 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2, ये बन रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, कि कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम MnO2 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पहले आप क्या करो, इसका देखो 1 मोल का मास कितना होता है, इसका HCl का 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास 35.5 इसका, एक इसका, तो 35.5 प्लस 1 कितना आएगा 36.5, और उस 36.5 को इस 4 से मल्टीपल करोगे तो ओवरऑल पूरा आ जाएगा ना, यहाँ कितना आएगा 4 इंटू 36.5, यहाँ आएगा 146 ग्राम, और इसका अगर आप निकालोगे 1 मोल का मास तो 87 ग्राम आएगा। इतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, कि कितने ग्राम HCl 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप यहाँ से देखो 146 ग्राम HCl 87 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, लिख सकते हो 87 ग्राम MnO2 कितने HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक। और 1 ग्राम MnO2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा 146 डिवाइडेड बाई 87 ग्राम HCl के साथ। और हमें क्या बोल रहा है कि 5 ग्राम MnO2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो 5 ग्राम MnO2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम का ये वाला है, 5 ग्राम का इससे मल्टीपल कर दो, 146 डिवाइडेड बाई 87 मल्टीपल बाई 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, यहाँ से आएगा 8.4 ग्राम HCl। तो यही हमने निकालना था, ठीक। यही पूछा ना हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम MnO2, तो 8.4 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम MnO2। तो ये थे हमारे NCERT के सारे क्वेश्चंस, आप इन सब को प्रैक्टिस करो, थोड़े टफ हैं ये, 2-2 3-3 बार इसको करो आप प्रैक्टिस। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।